यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में है। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो अपन अध्ययन करते हैं वो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं। तो अतः विदित है कि अपने को सबसे पहले जो है पृथ्वी और पृथ्वी का जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो एक सदस्य है पृथ्वी, तो इनकी जो उत्पत्ति जो है उन उत्पत्ति के संदर्भ में जो अपने को जानकारी सामान्यतः होनी चाहिए। तो अतः सबसे पहले अपन देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, यानी अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार अपने रखे थे। तो उनके अनुसार अपन देखेंगे, जो अपने सिलेबस में मुख्य रूप से उन्हीं को अपन देखेंगे, क्योंकि अनेक विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने सिद्धांत या विचार व्यक्त किए थे। तो उन सभी को अपन न देखते हुए केवल अपन सामान्य तौर पे जो अपने जो सिलेबस में दे रखा है उन पॉइंट को ही अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। सबको विदित है कि यानी पृथ्वी की जो आयु संबंधी जो विधियों एवं खोजों के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के जल, स्थल और नभ खंडों का वास्तविक स्वरूप लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी की ही भांति इसके परिवार के और अन्य सदस्य हैं जो सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, यानी पृथ्वी की ही भांति इसके परिवार के और जो सदस्य हैं जो सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, स्वयं घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा आदिकाल से करते आ रहे हैं। इन सभी को ग्रह कहते हैं, यानी जो सूर्य की परिक्रमा आदिकाल से करते आ रहे हैं इन सभी को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि उन्हीं की भांति एक ग्रह है। पृथ्वी का जीवन स्रोत सूर्य है, ये अपने को ध्यान रखना है। पृथ्वी का जो जीवन स्रोत क्या है वो सूर्य है। पृथ्वी को सूर्य से ही प्रकाश तथा ऊर्जा, ताप आदि मिलते रहते हैं। अब जो अपन देखेंगे सबसे पहले तो मानव आदिकाल से पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में या संबंध में विभिन्न विचारों का प्रतिपादन करता आ रहा है, जो स्थान विशेष की परिस्थितियों, धार्मिक भावनाओं एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के अनुसार भिन्न और परिवर्तित होते रहते हैं। यद्यपि ये सभी मान्यताएं और विचारधाराएं आधुनिक कसौटी पर हास्यास्पद लगती हैं, पर निसंदेह उनका योगदान आज की उपलब्धि श्रृंखला की एक कड़ी है। अतः व्यवस्थित एवं विकास क्रम की दृष्टि से उनकी चर्चा करना नितांत आवश्यक है। अब अपन देखें प्राचीन मत की बात करें, यानी एशियंट व्यूज़। तो एशियंट व्यूज़ में या प्राचीन मत की बात करें तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में विभिन्न संस्कृतियों एवं देशों के धर्म गुरुओं द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में उल्लेख किया है। मानव संस्कृति के विकास के आदि स्थल मिस्र, चीन, भारत, यूनान। अतः इन देशों के पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड आदि का विशद शिरोमणि पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों में आदि जो ग्रंथ है उन आदि ग्रंथों में की गई हैं। इनमें विराट ब्रह्मांड एवं ब्रह्मा द्वारा उसकी रचना की विशद चर्चा पाई जाती है। इसी प्रकार मिस्र की आदि सभ्यता उस युग की विकसित खगोल शास्त्रीय ज्ञान का उल्लेख भी मिलता है, जिनके अनुसार समुद्री जल से एक अंडा निकला मानते हैं कि यह किसके अनुसार है? आदि जो मिस्र की जो आदि सभ्यता एवं उस युग की जो विकसित खगोल शास्त्रीय ज्ञान का जो उल्लेख मिलता है जिनके अनुसार समुद्री जल से एक अंडा निकला मानते हैं। इस अंडे के 2 भाग हो गए, एक स्वर्ग बना और दूसरा पृथ्वी।
पोलिनेशिया के निवासी पृथ्वी के अंडाकार स्वरूप को समुद्र पर तैरता हुआ मानते हैं। नॉर्समैन ने पृथ्वी को सारस जैसे किसी महापक्षी का अंडा बताया है। स्कैंडिनेविया के प्राचीन लोगों ने पृथ्वी को ढालू एवं विशाल वृक्ष पर टिके रहने की बात कही है। पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी जितने भी विचार विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों में उद्धृत हैं, उनका वैज्ञानिक विवेचन अस्पष्ट है। आधुनिक युग में कुछ विद्वानों ने कतिपय विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है जो बहुत हद तक वैज्ञानिक और युक्ति संगत कही जा सकती हैं। अब आधुनिक जो विचारधारा हैं यानी मॉडर्न व्यूज़ की बात करें तो आधुनिक सिद्धांत एवं विचारधाराओं का सूत्रपात अतीत से जुड़ा हुआ है, परंतु 18वीं शताब्दी से अधिक मान्य और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें कास्टे दी बफन ये जो हैं सबसे पहला विद्वान है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार रखते हैं, जिन्होंने सिद्धांत स्वरूप अपना जो मत व्यक्त किए थे। कांट, लाप्लास, चैम्बरलेन, जेम्स जेफरे, ओटो श्मिट, रसेल, रागसन, अल्पवेन हॉयल, नार्लिकर जैसे विद्वानों में से अधिकांश के विचार दो प्रकार की परिधि में बांधे जाते हैं। जिनके विचारों को जो बांधे जा सकते थे वो पहला जो है वो है एक तारक सिद्धांत यानी मोनिस्टिक हाइपोथेसिस और यूनिपेरटल थ्योरी या अद्वैतवादी संकल्पना। दूसरा जो है वो है द्वैतारक सिद्धांत ड्युअलिस्टिक हाइपोथेसिस और बिपेरेंटल थ्योरीज या द्वैतवादी संकल्पना। यानी एक तारक सिद्धांत इस प्रकार की परिकल्पनाओं में पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक ही तारे को उत्तरदायी ठहराते हैं। यानी एक तारक में यानी एक ही तारे से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में ये बताते हैं। द्वैतारक सिद्धांत इन परिकल्पना के अनुसार दो तारों की सम्मिलित रूप से प्रक्रियाएं करने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब जो है उपयुक्त दोनों प्रकार की परिकल्पनाओं में से कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन नीचे अपन देखेंगे। तो इसमें जैसे शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस में वैसे पॉइंट नहीं है पर फिर भी अपने को थोड़ा बहुत जीके की दृष्टि से आपको ध्यान या विदित होना चाहिए। यानी इमानुएल कांट जो है जर्मन विद्वान, ये जर्मनिक दार्शनिक थे। इन्होंने भी 1755 में एक गैसीय परिकल्पना यानी इमानुएल कांट का गैस राशि सिद्धांत, जिसको अपन वायु राशि परिकल्पना या गैस राशि सिद्धांत भी कहते हैं, इन्होंने दिया था। उसके बाद में जो लाप्लास का निहारिका सिद्धांत है 1796 में दिया गया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये, 1796 में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत दिया था। उसके बाद में अपन देखें तो चैम्बरलेन और माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना 1904 में दी गई थी। और उसके बाद में जेम्स जीन्स और ये जो है जेम्स जीन्स और जेफरे की जो परिकल्पना है ये दी गई थी इन्होंने 1916 में और 1926 में जेफरे ने दी थी। तो ये जो सिद्धांत जो है अपने सिलेबस में है, तो मुख्य रूप से आज अपन इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जेम्स जीन्स का जो परिकल्पना जो है ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना, इंग्लिश में इसका जो नाम है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेराल्ड जेफरे। हेराल्ड जो जेफरे जो है तो इन्होंने जो है ये कब दिया और इस परिकल्पना में या सिद्धांत में मुख्य जो बातें क्या हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें तो ये जो है अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है सबसे पहले अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो परिकल्पना है इस परिकल्पना में प्रारंभ जो इस हाइपोथेसिस का जो हुआ प्रारंभ में सन 1916 में ब्रिटिश विद्वान जो थे सर जेम्स जीन्स ने और बाद में सन 1926 में जेफरे ने, ये अपने को ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत दिया है टाइडल हाइपोथेसिस जो किसने दिया था 1916 में जेम्स जीन्स ने और 1926 में जो दिया जेफरे ने, इसमें संशोधन किया कर
इस परिकल्पना को कुछ कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया था। प्रारंभ में सूर्य गैस का बहुत बड़ा गोला था। इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उसमें क्या था, पहले जो है वो प्रारंभ में क्या है, सूर्य गैस का बहुत बड़ा गोला था और ख जो है वो है सूर्य के साथ ब्रह्मांड में दूसरा विशालकाय तारा था। यानी ये जो अन्य जो तारा है उस तारे के बाद में उसी के द्वारा इसके बारे में जो बताते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो पहला जो इनके जो विचार में अपन देखें तो पॉइंट जो है वो पॉइंट जो अपन देखेंगे तो सबसे पहले जो है जिस प्रकार चंद्रमा के द्वारा जल की सतह पर ज्वार उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार इन वैज्ञानिकों ने समता बताकर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। एक विशाल तारा निहारिका यानी एक जो विशाल तारा जो निहारिका यानी जो वर्तमान में क्या है वो सूर्य है के पास से गुजरने लगा। इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के पदार्थ में ज्वार उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप सूर्य में से कुछ पदार्थ बाहर निकला। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट अपन देखें तो इस पॉइंट में अपन देखेंगे कि जो तारा सूर्य के पास आता गया त्यो सूर्य से अधिक पदार्थ निकलता गया और जब सबसे कम दूरी पर तारा आ गया तब उससे सबसे अधिक पदार्थ ज्वार के रूप में सूर्य से निकला। ठीक है, अब जो है उसके बाद में अपन देखें तो तीसरा जो अपन इसी को आगे देखते हैं पॉइंट के रूप में, तो ज्यों ही तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ा त्यों ही पुनः सूर्य और तारे के बीच की दूरी बढ़ गई, परिणाम स्वरूप पदार्थ कम निकलने लगा। ठीक है, उसके बाद में देखें तो अंत में तारा अपने मार्ग में चला गया किंतु सूर्य ज्वार के द्वारा निकला हुआ भाग सूर्य से तारे के सजाते समय एकाएक गुरुत्वाकर्षण एवं सूर्य की अपकेंद्रीय दोनों शक्तियों के कारण अलग हो गया, किंतु सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तारे के साथ न जाकर सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ठीक है, तो ये जो अपने इसमें इसके बाद में पांचवा जो बिंदु है, कालांतर में यह ज्वारीय पदार्थ ठंडा होने से सिकुड़ा और उसमें चटक करने पड़ने लगी और यह पदार्थ एक सिगार जो है जिसको अपन फिलामेंट कह सकते हैं, सिगार फिलामेंट अथवा बुमरंग के रूप का निकला था, जिसके दोनों किनारे पर पतलापन था और मध्य का मोटापा जो है वो ज़्यादा था। तो जिसमें आप ये इस डायग्राम में देख सकते हो। छठा जो है आगे इसी सिद्धांत के रूप में अपन देखें तो छठा पॉइंट जो है, इसके टूटने से दोनों किनारों के भागों पर छोटे ग्रहों का एवं मध्य भाग में बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार बड़े ग्रह से अधिक और छोटे ग्रहों से कम उपग्रहों का जन्म हुआ। जेफ्रे का कहना है कि दूसरे तारे के सूर्य से टकराने से उसका कुछ भाग छिटक कर दूर चला गया। यानी जेफ्रे का जो कहना है, ये जो विद्वान है इन्होंने जो क्या कहा था, इनका जो कुछ जो मत अंतर है, तो जेफ्रे का कहना है कि दूसरे तारे के सूर्य से टकराने से उसका कुछ भाग छिटक कर दूर चला गया, जिसके ठंडा होने पर ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जो गुण जो है इस सिद्धांत के मेरिट्स जिसकी अपन बात करें तो विशालकाय तारे की ज्वारीय शक्ति से उत्पन्न ज्वार सिगार की भांति बीच से मोटा व दोनों सिरों से पतला होगा। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गुरु, शनि और अरुण आदि बीच में है तथा छोटे ग्रह सिरों पर हैं। अतः यह ग्रहों के आकार का प्रश्न सबसे अधिक उत्तम तरीके से इसी परिकल्पना से हल होता है। दूसरा जो इसके बारे में जो मेरिट्स या गुण जो है इस सिद्धांत के, तो स्वाभाविक है कि बड़े ग्रहों से अधिक और छोटे ग्रहों से कम उपग्रहों का जन्म होगा। यह भी इस परिकल्पना से स्पष्ट हो जाता है। मध्य के ग्रहों में के अधिक व सिरों के ग्रहों के कम उपग्रह पाए जाते हैं। तीसरा जो है पॉइंट गुण के रूप में, तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को द्रव्य अवस्था से होकर गुजरना पड़ा। वर्तमान भूभौतिकी इसके कई प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, अतः यह इसी सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। चौथा जो है गुण,
वो है इस सिद्धांत के, ग्रहों में लगभग सभी में समान पदार्थ पाए जाते हैं। इस बात की पुष्टि है अब अंतरिक्ष या दोनों के द्वारा अंतरिक्ष यानों के द्वारा बताए गए आंकड़ों के आकलन से स्पष्ट हो रहा है। अतः ये एक ही चीज से उत्पन्न हुए सिगार से इनका उत्पन्न होना इसी बात की पुष्टि करता है। इसके बाद में अपन देखें तो कालांतर में, आगे इसको देखें 5वां पॉइंट, कालांतर में यह ज्वारीय पदार्थ ठंडा हुआ और ठंडा होने से सिकुड़ा और उसमें चटकने पड़ी। यह पदार्थ एक सिगार या फिलामेंट अथवा बूमरैंग के रूप में निकला तथा इनके दोनों किनारों पर पतलापन था और मध्य का मोटा जो है भाग था। अब जो इसके दोष की बात करें, इनके सिद्धांत के जो गुण जो आपने देखे हैं, इस गुण के बाद में अपन दोषों की बात करें तो दोष जो हैं इसमें डिमेरिट्स भी इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी दूरदर्शक यंत्रों के सहारे से देखने से ज्ञात होता है कि एक दूसरे तारे की अंतरिक्ष में दूरी कई लाख प्रकाश वर्ष होती हैं। यानी एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो होते हैं 9.4 × 10⁻12 किमी, यानी ये दूरी नापने की इकाई प्रकाश वर्ष, जो एक वर्ष में सूर्य की जो किरण है यानी प्रकाश तरंग है उनके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। यानी सूर्य के पास किसी तारे का आना कतई संभव नहीं है, अतः यह परिकल्पना आदरत ही गलत हो जाती हैं या गलत हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो दोष हैं इसके, वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य के धरातल पर ज्वार तभी आ सकता है जबकि उसका तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड हो। यानी क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य के धरातल पर ज्वार तभी आ सकता है जबकि उसका तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड हो, किंतु ऐसा हम अभी सूर्य में नहीं देखते हैं। फिर भी यह यदि मान भी लिया जावे कि यदि इतना तापमान सूर्य में हो जाएगा तो निश्चित ही वह पदार्थ घनीभूत होने की अपेक्षा फैल जाएगा। तीसरी जो इसकी जो कमी है या दोष है वो है रसल पेरेस की आदि विद्वानों का मत है कि सौरमंडल के ग्रहों के बीच की दूरी इस परिकल्पना से नहीं समझी जा सकती। सूर्य और कुबेर के मध्य की औसत दूरी जो है वो 36,73,60 जो मील है, ये इतनी दूरी है जो यह सूर्य के व्यास से कई हजार गुना अधिक है। अतः यह दूरी न समझ पाने के कारण परिकल्पना अस्पष्ट है। चौथी जो कमी है इसकी, सूर्य के कम कोणीय संवेग और ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग को इस परिकल्पना से भी नहीं समझा जा सकता है। यानी सूर्य के क्या है, कम कोणीय संवेग है और ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग को इस परिकल्पना से भी नहीं समझा जा सकता है। पांचवी जो कमी है या दोष है वो है, जिस तारे ने एक बार ज्वार उत्पन्न किया उसका बाद में क्या हुआ। ये जो है बाद के बारे में, इसके बारे में ये नहीं बताता है सिद्धांत। उसने पुनः ज्वार उत्पन्न क्यों नहीं किया, उसने ज्वार ही क्यों उत्पन्न किया, दो भुजाएं भी सूर्य के दोनों ओर उत्पन्न कर सकता था, ऐसा क्यों नहीं है, इसका इस परिकल्पना में कोई उत्तर नहीं मिलता है। छठी जो दोष है या कमी है वो है, मंगल ग्रह के स्थान पर कोई दूसरा बड़ा ग्रह होना चाहिए था क्योंकि सिगार वहाँ मोटी होती हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इसका कोई ठोस उत्तर ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। फिर भी यह सिद्धांत जन साधारण को अधिक ग्राह्य और संगत लगता है। ओटो श्मिट ने इसलिए कहा है कि जिन्स की तारे के पास आने की विशेषता और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से असंगत हैं, किंतु साधारण व्यक्ति की दृष्टि में वह एक गुण बन गई, इसलिए यह काफी मान्य परिकल्पना रही है।
तो इस सिद्धांत को अपन मोटे तौर पे जेम्स जीन्स की जो है, इसको ये डायग्राम में आप देख सकते हो। इस डायग्राम में जो है, जैसे ये जो है सूर्य था, जो उसके बारे में बाद में जो है अन्य जो तारा इसके पास से गुजरने लगा। जैसे ही गुजरने लगा तो उससे सूर्य से क्या है, एक फिलामेंट की बात क्या है, इसके अन्य तारे के आकर्षण के कारण जैसे जैसे पास आया वैसे वैसे क्या है, वो फिलामेंट की तरह पदार्थ सूर्य से निकला। और यहाँ पर आकर ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा लंबा हो गया ये सिगार या फिलामेंट। और फिर जैसे ही उस जो दूसरा जो अन्य तारा जो है वो दूर चला गया, तो इससे जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बल के कारण जो फिलामेंट है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और ये जो है बाद में, यानी ये जो फिलामेंट है बीच में मोटा है और किनारों पे, दोनों किनारों पे ये पतला है। और ग्रहों के जो निर्माण इसी फिलामेंट से हुआ माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो बीच के जो ग्रह हैं वो बड़े हैं और दोनों किनारों के जो फिलामेंट से जो निकले पदार्थ है वो छोटे थे, यानी उसमें उभार कम था, इसलिए वो छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। और बड़े ग्रहों के क्या है, उपग्रह भी ज़्यादा हैं और छोटे ग्रहों के उपग्रह भी कम है। ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया है। तो ये जो सिद्धांत है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो इस सिद्धांत में अपन देख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो है ये फिलामेंट है जैसे, और ये सूर्य थे, और ये जो सूर्य जो अन्य जो अपना जो मेन जो सूर्य था उससे अपन देखें तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट की इस बात ये जो है इस तरह अपन देख सकते हैं। यहाँ से ये दोनों किनारों पे इधर भी छोटे ग्रह हैं और इधर भी ये छोटे ग्रह हैं, और ये बीच में जो है अरुण, वरुण और शनि जो है ये बीच में जो है बड़े ग्रह हैं। और ये जो क्या है, फिलामेंट के मध्य भाग के जो बड़े जो भाग था उससे इनका निर्माण हुआ, ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को आप अच्छे से देख लेना है, समझ में आया होगा आपको। और नहीं आया तो इसका पुनः रिवीजन करते नहीं, आपको PDF भेज दिया गया है, अपने नोटबुक में इसका जरूर उतार लेवे डायग्राम सहित, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।